काली परत भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। किसी की आंखों से पानी गिरता है कभी पढ़ते वक्त, कोई दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है, कोई पास की चीज़ें नहीं देख सकता है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा दूर दृष्टि दोष से तो दूर की ही नहीं दिख रही होगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं आता फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज की वीडियो में पूरे चैप्टर का वन शॉट लाए हैं जिसमें आपको बेसिक से पूरा सिखाया जाएगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर और बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगी हेल्प। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर बहुत इजी है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट वाले हैं। हाँ, तो इसमें बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, मेन चीज इस चैप्टर में कि मानव नेत्र से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे उसके पार्ट हो गए, उसमें होने वाली बीमारियां और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वह है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र होता क्या है? सबके पास है, जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, पक्षी हैं, सबके पास आँख होती है। लेकिन आँख का प्रयोग क्या होता है? देखना। आँख काम कैसे करती है बच्चों? हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं? क्या आँख के बिना हम देख सकते हैं, या अगर आँख है तो ही देखना पॉसिबल है? आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर हम अपने आँख को बंद कर ले तो शायद हमें ना दिखाई दे, चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर हम किसी बंद कमरे में हो जाएं और वहाँ की सारी लाइटें बंद कर दें और फिर हम देखना चाहें किसी वस्तु को, तो शायद तब भी हमें वस्तु नहीं दिखेगी। इसका मतलब हमारी आँख जो है ना, वो एक संवेदनशील वस्तु है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? प्रकाश के लिए। अगर प्रकाश इसको मिलता है, प्रकाश किसी वस्तु पे आके पड़ता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो इसका मतलब हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, भले ही हमारी आँख सही सलामत है। ठीक है, तो आँख एक प्रकाश से संवेदित वस्तु कह लेते हैं या अंग कह लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही। अब सुग्राही क्यों कहा जाता है इसको? कभी भी अचानक से हमारे आंखों में प्रकाश आ जाता है तो क्या हम उस टाइम पे सोचते हैं कि अब हमें आंख बंद करना चाहिए, या वो आंख हमारी अपने आप बंद हो जाती है? शायद अपने आप बंद हो जाती है। अगर जरा सा भी हमारे आंखों में तिनका पड़ जाता है तो हमारी आंख अपने आप बंद हो जाती है। उस टाइम पे हम ऐसा सोचते तो नहीं है ना कि अब हमारे आंख में पड़ गया अब हम आंख बंद करें, नहीं ना, ये अपने आप काम करता है। इसलिए इसको संवेदी कहा गया है। ठीक है, सुग्राही, सेंसिटिव। जरा सा भी कुछ फर्क पड़ा हमारे आंखों में, कोई प्रॉब्लम हुई, तुरंत हमारी आंख बंद हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको सुग्राही कहा जाता है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। ज्ञानेंद्रिय है जो हमें चारों ओर देखने तथा रंगों को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, आंख से हम चीज़ों को देखते हैं, पहचानते हैं कौन सी वस्तु किस कलर की है। ठीक है, तो ये होती है हमारी आंख, जो कि एक संवेदनशील और सुग्राही वस्तु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में और अधिक जानने के लिए। चलिए, अब आंख से यानी मानव नेत्र की संरचना के कुछ मुख्य भाग। आंखों में बहुत सारे अंग है छोटे छोटे, जिनका अपना यूज है, अपना प्रयोग है। कौन कौन से हैं? बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके भागों का भी कुछ वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दृढ़ पटल पहला है, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। ठीक है, मानव का नेत्र एक खोखले गोले का समान होता है, यानी जो हमारी आंख है ना, सामने से में नजर आती है केवल ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट नजर आता है, लेकिन अंदर से वो एक खोखला गोला होता है। ठीक है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। जो हमारी आंखें हैं बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे परतें भी होती हैं। अब ये जो परत होती है,
यहाँ पर एक परत होती है श्वेत यानी सफेद रंग की, जो हमारी आंखों के आंतरिक भागों की रक्षा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, जिससे हमारी आंखें चोट ना लगे या अंदर से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर के अंग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनकी ये रक्षा करता है। जैसे हमारा सर है, ठीक है, सर क्या होता है, अंदर हमारे ब्रेन है। अब हम अगर अपने सर को टच करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड सा एक लेयर है, ठीक है। तो ये हार्ड सा एक मोटा सा परत इसलिए होता है कि अगर हम कहीं हमारा सर लड़ता है तो ब्रेन पे जाके ना टकराए, सीधा ब्रेन पे चोट ना लगे, ये चोट केवल ऊपरी परत पे लगती है। तो इस तरीके से हमारा जो परत होता है आँख का, जो अंदर के भागों की रक्षा करता है, उसको कहते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है बच्चों, नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर को उभरा हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये नेत्र गोलक है, इसका सामने का भाग थोड़ा सा उभरा हुआ है, पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ये हमारी आंख है बच्चों, यहाँ से होता क्या है कि जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो ये इसी परत से होकर हमारे आंख में जाता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये जो उभरा हुआ भाग देख रहे हैं आप, इसी को कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। ये बहुत ही पतली परत होती है, ठीक है, पारदर्शी होती है, ध्यान में रखिएगा, पारदर्शी परत होती है, जिससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अंक की ओर। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, रक्तक पटल। अब ये रक्तक पटल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। दृढ़ पटल के भीतरी, यहां पे देखा था आपने जो दृढ़ पटल था, ये जो दृढ़ पटल होता है इसके अंदर होता है बच्चों, ठीक है। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की परत, यहां पर एक परत होती है जो ब्लैक रंग कलर की होती है बच्चों, ठीक है। ये हमारा ऊपर का होता है रक्तक पटल, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं, ये ऊपरी परत देख रहे हैं ना, ये हमारा दृढ़ पटल होता था, इसके अंदर एक परत होती है जिसको कहते हैं रक्तक पटल, ठीक है। काले रंग की परत, पतली झिल्ली, ठीक है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं, यह नेत्र में आए प्रकाश का अवशोषण करती है। जो प्रकाश इस पे आके पड़ता है उसको अवशोषित करती है। ये ऊतक लिखा हुआ है बच्चों, ऊतक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊतक। ऊतक, ये जो टिश्यूज होते हैं, एक पतली झिरी होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो ये क्या काम करता है रक्तक पटल, ये जो प्रकाश हमारे आंखों में आता है ना, तो उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वो अंदर जाता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा अगला पॉइंट है आइरिस। अब आइरिस का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे आंख का। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन, ध्यान से देखिएगा, रंगीन काली परत भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि किसी की आंखें काली हैं, किसी की भूरी है और किसी की नीली है। ये जो आंखों का रंग होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये आइरिस पे डिपेंड करता है। आइरिस का कलर जैसा होगा हमारे आंखों का कलर भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये सामने आप देख रहे हैं आंख का एक डायग्राम, जिसमें अब आप चेक कीजिएगा कि आपकी आंखों का कलर कैसा है। आपकी आंखों का कलर जैसा होगा आप समझ जाइएगा कि आइरिस का कलर वैसा ही है, ठीक है। चलिए, यहां से आप लिख भी सकते हैं, आंखों का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर।
चलिए अगला है पुतली, पुपिल। इसका काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस, ध्यान से देखिएगा, ये है आइरिस, आइरिस है, इसके बीच में एक छिद्र है, ठीक है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आंखों के अंदर एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है ना, इसी को कहते हैं पुतली, या फिर दूसरे भाषा में इसको कहते हैं नेत्र तारा। पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नियंत्रित, अब ये नियंत्रित कैसे करती है? कभी अचानक से रात में गाड़ियों की लाइट या फिर अचानक से कोई टॉर्च मार दे हमारी आंखों में, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? या अचानक से हम कमरे से बाहर आए तो देखते हैं कि हमारे आंखों में बहुत ही रोशनी लगती है, तो हम देख नहीं पाते सही ढंग से। या हम कमरे के अंदर आते हैं बाहर से अचानक, तो देखते हैं अरे कुछ अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है। कुछ टाइम बाद तब जाके हमें नज़र आता है कि अच्छा हाँ अब साफ दिख रहा है। तो हमारी आंखों में जो प्रकाश आता है वो अचानक से इतना नहीं कि जितना भी प्रकाश आ रहा है सामने से सारा का सारा हमारे अंदर जाएगा, नहीं। ये हमारी आंखें अपने अंदर उतना ही प्रकाश जाने देती हैं जितना ये सह सकती है। इसलिए ये जो हमारी पुतली होती है ना, ये प्रकाश की मात्रा को ना कंट्रोल करती है, ताकि हमारी आंखों में उतना ही प्रकाश जाए जितना हमें हमारी आंखें सह सकती हैं, ठीक है। इसलिए ये छोटी और बड़ी होती रहती है, छोटी बड़ी। अगर हम अंधेरे कमरे में गए, हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो हमारी आंखें अपने आप को ना एडजस्ट करती हैं। अब ये पुतली ना थोड़ी बड़ी हो जाएगी ताकि अंदर ज़्यादा प्रकाश जा सके और चीज़ें हमें नज़र आ सके। वही चीज़ है कि बाहर हम आए, अचानक से बहुत धूप है, बहुत तेज़ रोशनी है, तो हमारी पुतली जो है ना वो थोड़ी सिकुड़ जाएगी, ताकि अपने अंदर उतना ही प्रकाश जाने दे जिससे वो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो पुतली का काम होता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो ये सिकुड़ता फैलता रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। रेटिना। अब आप पढ़ रहे होंगे 10th क्लास में, तो कभी ना कभी रेटिना का नाम सुना होगा। रेटिना का काम क्या होता है? नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर, ये हमारा नेत्र गोलक है, ये हमारा नेत्र लेंस है। यहां पर यहां पर यहां पर कह रहा है नेत्र गोलक भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर स्थित झिल्ली रेटिना कहलाती है। नेत्र द्वारा आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, आंख जो हम देखते हैं, इसका इमेज कहाँ बन रहा होता है? रेटिना पर बन रहा होता है, ठीक है, रेटिना पर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ यहाँ होती है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जो हमारी आंखें चीज़ों को देख रही हैं, हमारी आंखों में होता है लेंस, ठीक है। लेंस इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारी आंखें प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? आपने पढ़ रखा होगा कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सब इमेज बनाते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा जो भी है। तो हमारी आंखें भी इमेज बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ बनाती है और कैसे बनाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एक लाइन है जिस पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है जो हमारी आंखें देखती हैं, तो होता क्या है, ये लाइन यहाँ से जाती है इस लेंस में, जो हमारे आँख का लेंस है, ये थोड़ा सा बेंड होती है, ठीक है, थोड़ा सा बेंड होती है। और दूसरी लाइन इधर से जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये दोनों जब मिलेंगी तो इमेज बनता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। रेटिना पर इमेज जो बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो इस तरीके से बनता है।
अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो एरो है ना वो ऊपर है, लेकिन इसका एरो नीचे है। इसका मतलब जो हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है। जी हाँ, उल्टा बनता है। याद रखिएगा कि नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा या उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। प्रतिबिंब, इमेज। तो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो उल्टा बनता है, ठीक है। आंख में लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। समंजन क्षमता, कभी आपने महसूस किया होगा छोटी छोटी चीजें दूर से लिखी हों और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, अपनी आंखों पे जोर डालते हैं, कहते हैं क्या लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा, फिर जोर डालते लिखते हैं हाँ ये चीज़ लिखी गई है। तो वो ऐसा क्या हो रहा है कि जो साफ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारी आंखें अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। या बहुत करीब से अगर हम कोई चीज़ देख ले, बुक उठाओ और आंखें बिल्कुल करीब ले आओ, आपको धुंधला नजर आएगा, फिर भी आप देखने की कोशिश करोगे। या एक काम करो, पेन को लो और अपनी दोनों आंखों को मिलाओ, ठीक है। या बहुत करीब ले आओ तो ये आपको पेन है ना दो नज़र आने लगेगा। जब आप एकदम नाक नाक के करीब लेके आएंगे तो आपको पेन दो नज़र आने लगेगा। अब एक काम करो, उन दोनों को एक साथ मिलाओ, मिलाओगे थोड़ी देर मिलाओगे आपकी आंखें थोड़ा दर्द करने लगेगी। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसी वृद्ध व्यक्ति से कहें कि ऐसा करे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आंखों की जो समंजन क्षमता है ना वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। हम सब यंग है, आप सब यंग हो, तो आपकी समंजन क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए आप चीज़ों को ना देख भी सकते हैं, दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, छोटी चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समंजन क्षमता होती है अपने आप को समायोजित करना, यानी फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक है। तो आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित यानी एडजस्ट करना, समायोजित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं, जैसे बहुत दूर है तो देखने की कोशिश करती हैं, बहुत पास चीज़ें हैं उनको भी देखने की कोशिश करती हैं। तो इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु, आप कितनी दूर देख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, शायद उससे ज़्यादा भी। तारे कितनी दूरी पर है, चांद कितनी दूरी पर है, ग्रह कितनी दूरी पर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता है ना वो अनंत है, ठीक है, अनंत है। तो दूर बिंदु क्या होता है, आंख से अधिकतम दूरी, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को, आंख से जितना ज्यादा वो दूर हो, ठीक है, दूरी पर स्थित बिंदु को जिस पर रखी वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, अनंत तो होता ही है, लेकिन वो दूरी जिस पर हम चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं वही उस नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर तो हम बहुत दूर देख सकते हैं, तारे भी देख रहे हैं, ग्रह भी देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, तो क्या स्पष्ट देख पा रहे हैं वहाँ क्या है हो रहा है, नहीं ना, ठीक है। तो दूर बिंदु तो हम देख सकते हैं, लेकिन दूर बिंदु वो होता है जहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या लिमिट है देखने की, या कोई फिक्स लेंथ है, फिक्स दूरी है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ 5 किलोमीटर तक मैंने देख लिया, 10 किलोमीटर तक मैंने देख लिया, नहीं। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये एग्जाम में ऑप्शन में आता है
कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट बताया गया है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। दिमाग में रख लीजिएगा, दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, हम कोई लिमिट नहीं है, हम कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर होता है ना दूर बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? आप कितना करीब देख सकते हैं, स्पष्ट देखना है। ऐसा नहीं कि करीब तो मैं सर नाक के पास भी देख सकता हूं, स्पष्ट देखने की बात होती है। आप किताबों को कितनी दूरी पर रख के पढ़ते हैं, कभी मेजर नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए, आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, निकट बिंदु कहते हैं उसको। वह बिंदु, निकट बिंदु, पास वाली बिंदु जिस पर हमारी आंखें स्पष्ट देख ले, उसको आंख का निकट बिंदु कहते हैं। अब ध्यान रखिए कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है। तो सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु, इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, सामान्य आंख के लिए निकट दूरी को आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए यह लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ये नंबर याद कर लीजिए, ये नंबर आपको कंफ्यूज करेंगे जब एग्जाम में आते हैं पेपर में, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर, 25 किलोमीटर, या फिर 25 मीटर। ठीक है, या फिर अनंत करके कुछ दिया होगा। अब होता क्या है, बच्चों को 25 याद होता है बस, ये सेंटीमीटर मीटर उस पर ध्यान नहीं देते। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे तो सेम लग रहे हैं, सारे 25 से कौन सा सही होगा। गलती से यो 25 मीटर मान लेते हैं या 25 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर लगभग इतना। ठीक है, लगभग इतना। आप कभी पुस्तक को, किताब को अपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़िए, स्पष्ट दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर के करीब लाओगे, कहोगे सर दिख तो रहा है, 25 ही क्यों होता है? तो 25 एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 25 पे सबसे क्लियर नजर आता है। ठीक है, इसलिए 25 माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष, किसी की आंखों से पानी गिरता है कभी पढ़ते वक्त, किसी की आंखों से कम दिखाई देता है, कोई दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है, कोई पास की चीज़ें नहीं देख सकता है, कोई कलर को नहीं पहचान सकता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे आंखों में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं और दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, जब आंख की समंजन क्षमता, ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों होता है, समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है हमारी आंखें किसी कारण से, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या फिर पीछे बनने लगता है। अगर आंख हमारी ठीक ठाक है तो आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन अगर हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बनने लगेगा या फिर पीछे बनने लगेगा। तब हम कहते हैं कि इसी को आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब इमेज सही जगह ना बनकर आगे पीछे बनती है तो वो चीज़ें फिर हमें इस पर दिखाई नहीं देती हैं, और इसी को कहते हैं दृष्टि दोष, आंख की बीमारियां। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, सेकंड है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अभी इनके बारे में जानेंगे कि इस दोष में, इस बीमारी में होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए तीसरा है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया और अविंदुकता। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं,
और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन आपको अभी बेसिक इतना ही जानना है, ठीक है, अपने सिलेबस के लिए इतना ही जानना है एग्जाम के लिए। चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए पहला है निकट दृष्टि दोष। होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, लॉन्ग आंसर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है, सीख के पढ़ना है, ताकि अगर आपको उस टाइम पे याद भी ना हो तो आपको मालूम रहे कि हाँ इस दोष में क्या होता है और हम इसको लिखें कैसे, ठीक है। मेन चीज ये होती है। चलिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा याद रखिए कि जो बीमारी जिस नाम से बताई जा रही है ना, उसका उल्टा ही होता है। इसमें बच्चे यही गलती करते हैं, 90% बच्चे यही गलती करते हैं। निकट दृष्टि दोष उन्हें लगा बस निकट की नहीं दिखाई देती होगी, हो गया लिख दिया, फिर कहेंगे हमें तो आता है, गलत लिख के आओगे। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्या कारण होता है आंख में जिससे ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है हमारे आंखों में, इसका कारण समझते हैं। डेफिनेशन आपको मालूम चल गई होगी, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इस बीमारी का कारण क्या है, देखते हैं आगे। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ठीक है, जिस वजह से इमेज आगे पीछे बनने लगता है रेटिना। ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉब्लम में इमेज बनती कहाँ है। इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पहले बनता है, ठीक है, पहले। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लाइनों के बीच से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है, पहले याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए डायग्राम। अगर आपकी आंख ठीक ठाक है तो इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी मायोपिया, तो आपका इमेज कहाँ बनने लगेगा, रेटिना से पहले बनने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों होता है, नेत्र का जो गोलक है ये बढ़ जाएगा, या फिर रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे, मान लो हमारे पास हमारी एक आँख है, ठीक है, इमेज पहले ठीक ठाक बनती थी, अचानक से ये गोला, ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्ट वहीं, लेकिन ये गोला अगर बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, फिर ये इमेज आगे बनने लगी ना। इमेज वहीं बन रही है, इमेज की कोई कमी नहीं है, इमेज को अपने ही जगह बनना है, लेकिन हमारी आँख का जो डायमीटर है ना ये बढ़ गया, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस अब दूर हो जाएगी यहाँ से, और यही कारण होता है कि हमारे आँखों को फिर साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रीजन समझ गए ना कि नेत्र का जो गोलक है ना ये बड़ा हो जाता है, इस वजह से उस पॉइंट से ये रेटिना दूर चली जाती है, ठीक है। इमेज वहीं बन रहा है, तब भी वहीं बन रहा था, अब भी वहीं बन रहा है, हमारी आंख बड़ी हो गई, यानी हमारे आंख का जो डायमीटर है ये बड़ा हो गया, ठीक है, इस वजह से। अब रही बात, प्रॉब्लम तो आ गई, सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई बीमारी है, कब तक हम ऐसे देखेंगे, चीज़ों को साफ नहीं देख पाएंगे, ठीक है, दूर की चीज़ों को। तो अब इसका निवारण क्या होता है, आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण, ठीक है, ट्रीटमेंट इसको कैसे करें, कौन सा हम लेंस का चश्मा लगाएं, ठीक है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगी चीज़ें। तो ध्यान से देखिएगा, निवारण, कारण, निवारण, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में लॉन्ग आंसर में। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस,
ये पॉइंट याद रखिएगा, अवतल लेंस, ठीक है, का प्रयोग करते हैं ताकि इस लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी संयुक्त होकर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। यानी कि हमें अगर हमें इस दोष को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जिसमें कौन सा लेंस लगा हो, अवतल लेंस लगा हो, फिर जाके जो हमारा इमेज है, ठीक है, वो रेटिना पर फिर से बनने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष, ठीक है, अब ये कौन सा दोष है, क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इसका निवारण किया जाता है, वो पढ़ते हैं। चलिए, इस दोष से अगर ये दोष किसी व्यक्ति की आंख में हो जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, पास की नहीं दिखेगी या दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, क्या प्रॉब्लम होता है देखिए। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, देती लिखा हो, मैंने वही बताया ना कि जिस नाम से बीमारी है उसका उल्टा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको लगेगा दूरदृष्टि दोष से तो दूर की ही नहीं दिख रही होगी, गलत। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दूर की वस्तुएं, ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट की नहीं दिखती है। इसके निम्न दो कारण हो सकते हैं। चलिए इसका कारण समझते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होगी। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, ठीक है, उस वाले प्रॉब्लम में क्या था कि नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या थी, ठीक है, वो बढ़ गई थी, जिस वजह से जो रेटिना था वो पीछे चला गया था। इसमें क्या होता है, रेटिना खट पास आ जाएगा लेकिन इमेज तो अपनी जगह पे बनेगी। ठीक है, तो वही है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, आँख की गोले का व्यास कम हो जाना, जो हमारे आँख का जो गोला होता है वो छोटा हो जाएगा तो इमेज क्या बनने लगेगी, पीछे बनने लगेगी ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं इसका इमेज डायग्राम, ध्यान से देखिए। इमेज पहले यहाँ बनती थी, अगर हमारी आंखें ठीक हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये गोला छोटा हो जाएगा, गोला छोटा कर दो, गोला छोटा कर दो तो हमारा इमेज कहाँ चला गया, फोकस पॉइंट कहाँ चला गया, पीछे। ठीक है, अब पीछे चला गया तो कौन सा प्रॉब्लम दोष आ जाता है हमारी आंखों में, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैटरैक्ट करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस प्रयोग कर दें तो ये जो फोकस पॉइंट है ना, ये एडजस्ट होके फिर रेटिना पर बनने लगेगा, ये रेटिना पर बनने लगेगा और चीज़ें फिर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो हमने समझा कि ये दोष कैसे उत्पन्न होता है, क्या प्रॉब्लम होती है इस दोष में और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बीमारी है जरा दृष्टि दोष, जरा जरा। ठीक है, चलिए अब ये जरा दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम होती है जरा समझते हैं। आपने ये तो देखा, ये सुना होगा कि हाँ मुझे दूर का नहीं दिख रहा, या कोई आदमी कह रहा है मुझे दूर का नहीं दिख रहा, पास में तो मैं देख लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुझे पास का छोटा छोटा नहीं दिखता, मैं दूर का देख लेता हूँ। तो इसमें क्या था, हमने आगे पढ़ लिया कौन सी प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेसबायोपिया। ठीक है, चलिए यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। कभी ना कभी तो सुना होगा बूढ़े लोगों में कि वो कहते हैं कि मुझे ना तो दूर का दिखता है ना ही मुझे पास का दिखता है।
ऐसा नहीं वो कहते कि मैं दूर का देख लेता हूँ पास का नहीं देख ले, वो कहते भैया ना मुझे छोटा वाला दिखता है ना मुझे बहुत दूर दिखता है, हाँ मैं देख लेता हूँ। दूर के आदमी की शक्ल नहीं पहचान पाते, कहते वो आदमी जो जा रहा है ना उसकी शक्ल थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही है। उनको कह दिया जाए न्यूज़पेपर पढ़ लो या बुक पढ़ लो तो वो ऐसे करके पढ़ेंगे, क्या लिखा है पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये अक्सर बूढ़े लोगों में आती है, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों दोष होते हैं उसमें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जब हो जाते हैं ना तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो दूर, ठीक है, की वस्तुएं साफ देख पाता है और ना ही पास की वस्तुएं, दोनों ही नहीं दिखती। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी, ठीक है, द्विफोकसी यानी ऐसा चश्मा उनके लिए बनाया जाता है जिसमें दोनों लेंस प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल अवतल दोनों, ठीक है, लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा चश्मा, चलिए ऐसा चश्मा देखा होगा या कभी बूढ़े लोगों में देखना कि उनके चश्मे में ना दो तरीके का लेंस लगा होता है। अब कौन सा लेंस किस प्रकृति का होता है, जो ऊपर वाला बड़ा वाला भाग है ना, बड़ा वाला, ये होता है अवतल, ठीक है, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस होता है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अब कभी भी ऐसे लोगों को देखना जिनकी आंखों में ये प्रॉब्लम है, वो अगर किताब या कुछ भी पढ़ते हैं ना तो वो ऐसे ऐसे नहीं करके पढ़ते, ऐसे वो ऐसे करके पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ये इस वाले लेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो दूर की चीज़ों को देखेंगे तो वो थोड़ा ऊपर करके देखेंगे, हाँ, क्योंकि उन्हें दूर की चीज़ें देखनी है तो क्या होगा, वो इस लेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं देखने के लिए। लेकिन जब छोटी चीज़ें देखना है उनको, पास की चीज़ें, तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं। कभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि वो इस लेंस का प्रयोग करते हैं छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जब दोनों ही प्रॉब्लम आ जाए आंखों में, ना दूर की देख पाए ना पास की देख पाए, तब जाके वो हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, उनको कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और इस के निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस जिसमें अवतल उत्तल दोनों लगा होता है। उत्तल लेंस छोटी चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, और दूर की चीज़ों को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना इतना। चलिए अब अगला डिफेक्ट देखते हैं, अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित आंख से दूरी पर रखी हुई वस्तु ना या तो क्षैतिज दिशा में, या तो क्षैतिज दिशा में या फिर ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, ठीक है, धुंधली दिखाई देती है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा, ठीक है। तो ये बहुत है बीमारियाँ, और भी सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता, या फिर मोतियाबिंद कह लो, या रतौंधी भी होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन आपको अभी मेनली इतना ही जानना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, इतना क्लियर है ना। चलिए, प्रिज्म क्या होता है, सुना होगा, नाम सुना होगा, शायद देखा भी हो, स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा कि प्रिज्म का काम क्या होता है, किस आकार का होता है, आकृति का होता है। तो ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रिज्म किसी पारदर्शी, पहला पॉइंट है पारदर्शी होना चाहिए, माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर, कौन सा कोण,
ये कोण, ये कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। ये जो आपको पृष्ठ नजर आ रहा है ना, ये वाला और इसके साइड वाला, इधर वाला, ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहां पर प्रकाश आपतित होता है और अपने रास्ते से थोड़ा सा भटकता है और रंगों में बिखरता भी है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म कोण, इसको ए से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए कि जो आदर्श प्रिज्म होता है, आदर्श प्रिज्म, आदर्श प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म का काम होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयव रंगों को बिखरा देना। ठीक है, चलिए अगले इमेज में देखते हैं कैसे काम करता है ये। वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्ण विक्षेपण, ये डेफिनेशन पूछा गया एग्जाम में भी, और समझ लीजिए, श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि रंगों का बिखरना। ठीक है, रंगों के समूहों को वर्ण क्रम कहते हैं। ध्यान से देखिए, वो जो रंग हैं यहाँ पे आप देख भी रहे हैं किस तरीके से ये कलर, यहाँ से श्वेत प्रकाश आया, यहाँ श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया, इसी घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब ये जो पैटर्न बना है ना, आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, रंगों का जो सही क्रम है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो इसमें 7 रंगे हैं, इसका एक इन्होंने शॉर्ट क्रम, एक शॉर्ट कोड बना के दे दिया है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को। ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, अगर आप 3D प्रिज्म बनाना चाहते हैं तो इससे पहले वाला इमेज देख सकते हैं, ये थोड़ा 3D प्रिज्म है। ठीक है, ये 3D प्रिज्म है, ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, यहां से आपतित प्रकाश जब डाला जाता है तो प्रकाश अपने रास्ते से, क्योंकि ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये कांच है, तो जाहिर सी बात है ये सघन माध्यम होगा, ये सघन माध्यम है। अब आपने पढ़ रखा होगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ठीक है, अभिलंब से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन होगा क्या, थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएगा। अब जब ये बाहर निकलता है ना, तो ये 7 रंगों में इस तरीके से विभक्त हो जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन होता है? ठीक है, कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ जाता है? ठीक है, ये जो क्रम आपको बताया गया है विबग्योर, ये वो रंग है जो सबसे कम बिखरता है। सबसे कम बिखरता है, और ये जो वॉयलेट है ना, बैगनी, सबसे अधिक बिखरता है, सबसे अधिक बिखरता है।
ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग है जो बिखरता है, किसका विक्षेपण होता है, और सबसे कम किसका होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो सबसे अधिक है ना वो है वायलेट यानी बैगनी, और सबसे कम बिखरता है कौन सा, लाल। यही रीजन होता है कि जो खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अगर बिखरेगा कम तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है और अधिक दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है, जबकि जो वायलेट होता है ना ये अपने पास में ही बिखर जाता है, इसलिए ज़्यादा दूर ट्रेवल ही नहीं कर सकता, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि आसमान का नीला दिखना, क्योंकि जब सूरज की रोशनी में सातों रंग आते हैं तो वर्ण विक्षेपण के कारण नीला रंग सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, जिस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन शाम के और सुबह के टाइम में आप देखते होंगे कि कुछ रक्त यानी कि लाल रंग हमें महसूस होता है आसमान का थोड़ा सा। रीजन होता है कि उस टाइम पे सूरज जो होता है वो पृथ्वी के करीब होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं होती, इस तरीके से होती है। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इस टाइप से। जब हमारा सूरज धीरे धीरे ऊपर जाता है यानी कि दिन बीतता रहता है, तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों पृथ्वी के सबसे करीब है, तो करीब है तो इस जगह पे लाल रंग पृथ्वी तक पहुंच जाता है और हमें ऐसा नज़र आता है कि हाँ यहाँ भी रेड कलर सा है। डूबते हुए भी सूरज लाल नज़र आता है, क्योंकि उस टाइम पे लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ये इस डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिस वजह से यहाँ हमें नीला नज़र आता है, ठीक है, आसमान, ठीक है। यही कारण होता है वर्ण का विक्षेपण, ठीक है। पूछा भी जाता है कि आसमान का नीला दिखाई देना क्या कारण है, परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण, तो आंसर रहेगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज फिर से करिएगा, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन हो सकता है आपका, क्योंकि इसके बाद आपको पेपर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।